भारतीय इतिहास में जब भी स्वर्ण युग यानी गोल्डन एज की बात होती है तो एक ही नाम जहन में आता है, गुप्त साम्राज्य। पर सवाल यह है कि इस महान साम्राज्य की नींव किसने रखी। तो आज हम बात करेंगे उसी शासक की जिसने एक छोटे से राज्य को एक विशाल साम्राज्य बनने की राह दिखाई, चंद्रगुप्त प्रथम। चलिए उस समय के माहौल को समझते हैं। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद उत्तर भारत की राजनीतिक एकता पूरी तरह बिखर चुकी थी। लगभग 500 साल तक कोई एक बड़ी शक्ति थी ही नहीं। पूरा इलाका छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था और सब आपस में लड़ रहे थे। मतलब एक तरह की राजनीतिक उथल-पुथल और अराजकता का दौर था। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही था कि इस बिखराव को कौन समेटेगा, कौन एक नए शक्तिशाली साम्राज्य की नींव रखेगा। और देखिए, इसी राजनीतिक अंधेरे से एक नए राजवंश का उदय होता है। तो देखिए, गुप्त वंश के जो शुरुआती शासक थे, जैसे श्रीगुप्त और घटोत्कच, वे महाराजा की उपाधि रखते थे। इसका सीधा सा मतलब था कि वे कोई बहुत बड़े सम्राट नहीं, बल्कि एक इलाके के राजा थे। लेकिन फिर आते हैं चंद्रगुप्त प्रथम और यहीं से सारा खेल बदल जाता है। उनकी सोच, उनकी महत्वाकांक्षाएं पहले के शासकों से कहीं ज्यादा बड़ी थीं। जी हाँ, चंद्रगुप्त प्रथम सिर्फ एक छोटे मोटे राजा बनकर खुश नहीं थे। उनकी नज़रों में एक विशाल साम्राज्य का सपना था। पर वो ये भी जानते थे कि सिर्फ लड़ाइयों से यह सपना पूरा नहीं होगा। इसके लिए कुछ अलग, कुछ बहुत बड़ा सोचना जरूरी था। और यहीं उन्होंने वो कदम उठाया जो एक राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। उन्होंने उस दौर के एक बहुत ही शक्तिशाली गणराज्य लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह कर लिया। समझिए, ये सिर्फ एक शादी नहीं थी, ये दो ताकतों का गठबंधन था। और इस एक फैसले ने चंद्रगुप्त की तकदीर ही पलट दी। सोचिए, उन्हें लिच्छवियों की जबरदस्त सैन्य और राजनीतिक ताकत मिल गई। समाज में उनकी प्रतिष्ठा आसमान छूने लगी। और सबसे बड़ी बात, मगध जैसा उपजाऊ और स्ट्रैटेजिक इलाका पूरी तरह उनके कंट्रोल में आ गया। इस बदलाव को आप यहां साफ साफ देख सकते हैं। शादी से पहले वो सिर्फ एक महाराजा थे, यानी एक स्थानीय प्रमुख। लेकिन इस गठबंधन के बाद उन्होंने उपाधि धारण की महाराजाधिराज की, यानी राजाओं के राजा। ये इस बात का खुला ऐलान था कि अब वो एक साम्राज्य निर्माता बन चुके हैं। पर सवाल ये उठता है कि हम इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं कि ये शादी इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण थी। इतिहासकारों के पास इसका क्या कोई ठोस सबूत है? इसका जवाब छिपा है एक छोटी सी चीज में, एक सोने का सिक्का। देखिए, ये कोई मामूली सिक्का नहीं है। उस जमाने में सिक्कों पर सिर्फ राजा की तस्वीर होती थी, लेकिन इन सिक्कों पर राजा चंद्रगुप्त के साथ साथ रानी कुमार देवी की भी तस्वीर है। और सिक्के की दूसरी तरफ साफ साफ लिखा है लिच्छवयः, यानी लिच्छवियों का। ये इस बात का पक्का सबूत है कि ये सिर्फ शादी नहीं, बल्कि सत्ता में एक बराबर की साझेदारी थी। तो ये जो उपाधि थी महाराजाधिराज, ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये एक तरह की घोषणा थी। ये ऐलान था कि गुप्तवंश अब कोई छोटी मोटी ताकत नहीं रहा, बल्कि वो इस इलाके की सबसे बड़ी शक्ति है जो दूसरे राजाओं पर भी राज करती है। और इसी नई ताकत के दम पर चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने साम्राज्य को फैलाना शुरू किया। मगध, प्रयाग, साकेत, ये वो मुख्य इलाके थे जो उनके नियंत्रण में आए। यही वो मजबूत केंद्र बना जिस पर आगे चलकर पूरे गुप्त साम्राज्य की शानदार इमारत खड़ी हुई। इतना ही नहीं, कई इतिहासकार मानते हैं कि 319-320 ईस्वी के आसपास अपने राज्याभिषेक के साथ ही चंद्रगुप्त प्रथम ने एक नए कैलेंडर की शुरुआत की, जिसे हम गुप्त संवत के नाम से जानते हैं। सोचिए, एक नया युग शुरू करने का आत्मविश्वास। ये बताता है कि उन्हें पता था कि वो कुछ बहुत बड़ा और स्थायी बना रहे हैं। और इस गठबंधन की विरासत कितनी गहरी थी, इसका सबसे अच्छा उदाहरण ये है। उनके महान बेटे समुद्रगुप्त को शिलालेखों में गर्व से लिच्छवी दोहित्र कहा गया है, यानी लिच्छवी की बेटी का बेटा। इसका मतलब यह है कि गुप्त राजवंश खुद अपनी ननिहाल की इस विरासत पर गर्व करता था, जो इस विवाह के महत्व को और भी बढ़ा देता है। तो एक बात साफ समझनी होगी, चंद्रगुप्त प्रथम की महानता उनकी तलवारबाजी से ज्यादा उनकी रणनीति में थी। वो शायद बहुत बड़े विजेता नहीं थे, लेकिन वो एक बेहतरीन संगठनकर्ता थे। उन्होंने एक ऐसी ठोस और स्थिर नींव तैयार की जिस पर उनके बाद आने वाले शासक एक आलीशान इमारत बना सके। इसे ऐसे समझिए, चंद्रगुप्त प्रथम ने कूटनीति से नींव बनाई और उनके बेटे समुद्रगुप्त ने अपनी सैन्य ताकत से उस नींव पर साम्राज्य का विस्तार किया। एक निर्माता था तो दूसरा विजेता।
लेकिन किसी भी विजेता की कामयाबी हमेशा एक दूरदर्शी निर्माता की रखी नींव पर ही टिकी होती है। तो हम कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त प्रथम का योगदान उस स्वर्ण युग की पहली ईंट की तरह था। उन्होंने बिखरे हुए भारत में राजनीतिक एकता लाई, एक स्थिर प्रशासन बनाया और एक ऐसा लॉन्च पैड तैयार किया जहां से समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जैसे शासकों ने कला, विज्ञान और साहित्य को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। संक्षेप में कहें तो चंद्रगुप्त प्रथम ने अपनी राजनीतिक समझ और रणनीतिक गठबंधन के दम पर भारतीय इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। उन्होंने एक छोटे से राजवंश को एक उभरते हुए साम्राज्य की दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया, जो आने वाली कई सदियों तक भारत की शान बनने वाला था। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है। इतिहास में हम अक्सर उन विजेताओं को याद रखते हैं जो तूफान की तरह आते हैं, पर क्या उस इंसान की महानता कम है जो बड़ी खामोशी से उस तूफान को झेलने के लिए एक मजबूत जहाज तैयार करता है? चंद्रगुप्त प्रथम की विरासत हमें इसी बारे में सोचने पे मजबूर करती है।